अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने उनका एक हालिया इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका को, जहां पर एक बयानिया जो उन्होंने बिल्ड किया था 9 अप्रैल के बाद से, इनफैक्ट पहले से बिल्टअप करना शुरू किया था। फिर वो साइफर था, फिर अमेरिका का मुलव्विस होना था, और फिर रजीम चेंज था, और किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई, वो एक नैरेटिव बिल्ड करते आए। और दिलचस्प बात यह है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करते हैं, वो उनके नैरेटिव पर यकीन भी करते आए। आज वो ये बता रहे हैं कि अब उन्हें जाकर चीज़ों का एहसास हो रहा है और अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, जिस जो नैरेटिव उन्होंने पूरा बिल्टअप किया, पूरी कौम को एक तरफ लगाया, पाकिस्तान के पूरे यूथ को लगाया, अपनी तमाम तर फॉलोइंग को लगाया, आज उन्हें ये पता लगता है कि नहीं, वो बात वैसे नहीं थी। अमेरिका मुलव्विस नहीं था, अमेरिका सुपर पावर है, हमारा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कहते हैं कि उनसे ये वाज़े हुआ है कि मुझे निकाल में अमेरिका का हाथ नहीं था, पाकिस्तानी अवाम के मफाद में अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी कि वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अमेरिका का इस सारे मामले में हाथ नहीं था, बल्कि वो सीधा सीधा नाम लेकर ये बात कह रहे हैं कि ये जनरल बाजवा ने किया। फिर वो ये कि जनरल बाजवा चाहते थे कि इमरान खान साहब करप्ट लोगों के साथ भी काम करें, मतलब वर्किंग रिलेशनशिप अपना रखें। फिर वो शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा के गहरे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, और फिर वो रूल ऑफ लॉ की बात भी बार बार करते नज़र आते हैं कि कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, यानी कि जो ताकतवर है उसको भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए। गो कि ये तमाम तर चीज़ें खुद उन पर और उनकी पार्टी पर भी सादर नहीं आती, लेकिन वो प्रचार इन्हीं तमाम चीज़ों का करते हैं। आज वो ये बता रहे हैं, अपने पूरे बयानिए से उन्होंने यू टर्न लिया कि अमेरिका मुलव्विस नहीं था, अमेरिका को शायद ये तासुर दिया गया जनरल बाजवा साहब की तरफ से कि इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन हैं, और फिर शायद ये सारी की सारी बात हुई। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अब जो नई अस्करी क़यादत है उसमें ये तासुर है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। यानी कि जो रजीम चेंज हुई थी बकौल उनके, जिसको हुकूमत तब्दील होने को उन्होंने रजीम चेंज होने का नाम दिया था, तो वो ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। ये वो कह रहे हैं कि नई अस्करी क़यादत में ये तासुर है। और फिर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। कुछ अहवाल लिखे गए हाल ही में इमरान खान साहब जनरल बाजवा की अगस्त में होने वाली मुलाकात के, फिर उनकी तस्दीक हुई, फिर वहाँ पर क्या बातें हुई थी, वो चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अब उन्होंने अपना पूरा का पूरा नैरेटिव जनरल बाजवा के ऊपर बना लिया, और अमेरिका वाला जो मामला है, और ख़ास तौर पर अमेरिकी नशरियाती इदारे को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि अमेरिका का नाम इस सारे मामले में ना लिया जाए, और उसको तिजारती पार्टनर भी कहते हैं, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम बेहतर ताल्लुकात भी उनके साथ रखना चाहते हैं। एक और काबिल ज़िक्र बात उन्होंने जो की है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से की है। गो कि वो इलेक्शन का मुतालबा मुसलसल कर रहे हैं और चाहते हैं कि नए इंतखाबात से मुल्क में बेहतरी आ सकती है, लेकिन दूसरी जानिब वो अदम एतमाद का इजहार करते हैं मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन को पर भी, और उसकी कैपेसिटी पर भी, और कहते हैं कि वो शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता। ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबात करवा सकता है। तो एक तरफ इंतखाबात का मुतालबा है, और फिर शफाफ इंतखाबात यकीनन वही होंगे जिनमें नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने पहले से ही एक नैरेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बना लिया है। और मुख्तलिफ रहनुमा ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद के इलेक्शन नहीं कराए, वो सूबाई इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे, और ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। मैं चाहूँगा तफसील से इस सारे मामले पर हम बात करें, और इसके साथ साथ जो दूसरी जानिब की तनकीद है, जो PMLN की तनकीद इमरान खान साहब को लेकर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर है, वो अपनी जगह पर है। और फिर सबसे बढ़कर जो एक बात हम मुसलसल करते आ रहे हैं वो IMF के साथ पाकिस्तान की डील, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, और आम आवाम के लिए जो माशी चैलेंजेस हैं सबसे बढ़कर, वो एक बड़ा मसला है। तो मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़मीर हैदर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, और आज़म चौधरी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। वेलकम कहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को। आमिर इलियास राना साहब, अप्रैल से एक सिलसिला शुरू हुआ था, और उसमें डायरेक्ट अमेरिका का एक साइफर और तमाम तर चीज़ें, और ये बड़ा वो ज़ोर देकर खान साहब ये बात कहते रहे कि अमेरिका में ये बात बैठ कर तय होगी कि मुझे वजारत उज़्मा से हटाना है, और ये नहीं। अब अमेरिकी नशरियाती इदारा उनके पास आया, इंटरव्यू देते, उन्होंने कहा जी मुझे तो अब पता चल रहा है, चीज़ें वाज़े हो रही हैं, अमेरिका का तो कोई सिरे से हाथ ही नहीं था मुझे निकालने में, ये तो जनरल बाजवा का हाथ था। सर क्या कहेंगे? मैं आपसे तो मैं जानना ही चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं इमरान खान साहब के सपोर्टर से भी जान सकता कि वो कितने हैरान है इस सारे मामले पर, या उनको कोई हैरानी नहीं है, उनको जो बताया जाएगा वो उसी को तस्लीम कर लेंगे और मान लेंगे। आपकी क्या राय होगी सर? देखें,
जो पार्टी लीडर तस्लीम किया जाता है, जो लोगों का पार्टी लीडर है, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, तो लोग उस नैरेटिव से नहीं हटते। इमरान खान का एक मकबूल नैरेटिव है, उन्होंने अमेरिकी चूरन, मैं तो लफ्ज़ शुरू दिन से यही कह रहा हूँ कि वो अमेरिकी चूरन बेचा और वो बड़ा ठीक ठाक मार्केट हुआ। अब जब उनको मकबूलियत तो मिल गई, उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात, अपनी फ़ौज को भी रगड़ दिया उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट, कभी मीर जाफ़िर, कभी मीर सादिक, कभी यही, इससे ज़्यादा जमहूरी जर्नैल कोई नहीं था बाजवा से। और आज अमेरिका को हमारे इस ज़ीरक जर्नैल ने बेवकूफ़ बना लिया इमरान खान के लिए कि ज़ाहिर है वो जो वाइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था एजेंडा, और अमेरिका ने बाय किया और फिर दोबारा वो हमारे पास असद मजीद साहब के ज़रिए, जो आजकल हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं, उनके ज़रिए यहाँ पे पहुँच गया। मतलब कमाल तो है उन अमरीकी बेवकूफ़ों की कि जो इतने लाइक फाइक हैं दुनिया के अंदर सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में, सब कुछ में, लेकिन वो बेवकूफ़ बन गए जनरल बाजवा के हाथों, और इमरान खान अमरीकियों के उस चक्कर में मकबूल लीडर हो गए। क्या कमाल वैसे उनकी गुफ्तगू होती है। मतलब अगर कुछ सोचेगा तो फिर वो ज़रूर सवाल उठाएगा कि ये खान साहब आप पहले किसके कहने पे कहते रहे, और फिर आप एक्सटेंशन ऑफ़र करते रहे, बंद कमरों में उनको जितनी मर्जी लामुतना ही एक्सटेंशन ले लें, ऐवान सदर में जाके आप ऑफ़र करते रहे सब कुछ कि बस मुझे इलेक्शन दे दो। वहाँ से उनको साफ इनकार हुआ, क्योंकि आजकल हमारे दो मुख्तलिफ दोस्तों ने, जावेद चौधरी साहब ने भी और सलीम साफ़ी साहब ने भी लिखा कि ये मुलाकातें हुई। तो मैंने तो 19 सितंबर को अपने एक्सपर्ट प्रोग्राम जो मेरा एक्सप्रेस का है उसमें बता दी थी ये सारी तफसीलात कि बाजवा और इमरान खान की क्या मुलाकात हुई, और उन्होंने यही कहा कि हुकूमत के पास जाके बात कर लें और इलेक्शन ले लें। आपको इलेक्शन वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते, हम तो सैलाब शलाब में लगे हुए हैं। इमरान खान साहब फिर नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए 26 नवंबर को पिंडी में तशरीफ़ लाए और बड़े ज़ोर और शोर से आए, और उसी ज़ोर और शोर से वापस घर चले गए, और मुसलसल घर पे ही हैं और वहीं से ख़िताब जारी हैं। और अब भी उनका कुछ हिस्सा आपने बता दिया, और जो नया ख़िताब है जो ताज़ा तरीन, वो तो यही है ना कि अदलिया से अब उनकी सारी उम्मीदें, ज़ाहिर है जनरल बाजवा के अगर गुफ्तगू को ही सही मानना है तो फिर तो उन्होंने कह दिया 3 जजों का मसला था नवाज शरीफ से, क्योंकि ये तो आ गई ना बात कि उन्होंने निकाला। जनरल बाजवा अब ये वजाहत दे रहे हैं कि उन्होंने नहीं निकाला, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि कुछ जजेस और जनरल बाजवा ने निकाला नवाज शरीफ को। अच्छा, इसमें मुझे ये नहीं समझ आ रही कि करप्शन कहाँ से आई, क्योंकि नवाज शरीफ को करप्शन के केस में तो नहीं निकाला गया, पनामा के नाम से अकामा निकाला गया कि जी आपने जो वीज़ा लगवाने के लिए, चूँकि आपको एक बर्रे आज़म क्रॉस करना होता है 6 महीने में, क्योंकि आप परमानेंट रेजिडेंट तो नहीं थे यूके के, तो जब एग्ज़ाइल में थे और वहाँ सऊदी अरब से ये वहाँ बरतानिया चले गए, तो 6 महीने के बाद उन्हें वो क्रॉस करना होता है और फिर आप दोबारा री एंटर हो सकते हैं, जो उनके लिए मसाइल थे। तो ये उसके लिए कंपनियां बुनियादी तौर पे बनाई गई थी, तो उसके ऊपर सारा नैरेटिव बनाया गया, जिसमें जो अब तो क्लियर हो गया कि पूरी उस वक्त की एक टीम थी इस्टेब्लिशमेंट की जो इमरान खान साहब को लेके चला भी रही थी और आखिरी दिन तक चलाती रही, और जब वो पीछे हट गई तो इन्होंने कहा जी ये तो। अच्छा, लेकिन आमिर इलियास राना साहब, ये जो एक नया बयानिया इस वक्त अगर बनाया जा रहा है, नया बयानिया जो बनाया जा रहा है कि जनरल बाजवा करप्शन को कोई बड़ा मसला नहीं समझते थे, ये दोबारा दोहराया इस इंटरव्यू में, ये वो पहले भी कहते आए हैं और अब इस पर ज़्यादा वो एम्फसाइज कर रहे हैं। सर, इस पर क्या राय होगी आपकी? वो असल में चूँकि नैब का कानून वहाँ चल रहा है, मुझे बताएं फेडरल सेक्रेटरियों से इमरान खान साहब ने कम से कम 3 दफ़ा खिताब किया और हर दफ़ा कहा कि मुझे पता चल चुका है कि नैब के कवानीन बड़े ज़ालमाना हैं और यहाँ पे आप कोई भी फ़ैसला लें तो आपके गले पड़ जाता है। उन्होंने 3 दफ़ा आर्डीनेंस भी लाए तब्दील करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई ना इस दफ़ा, वो बड़ी ये हुई कि इसको 1985 से लागू किया गया। भाई इसमें क्या गलत बात है? जब जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाया था तो वो भी 85 से लागू किया था। अगर आप नाफिज पीछे से कर रहे हैं और नया कानून बना रहे हैं तो उसको पीछे से ख़त्म भी कर रहे हैं। बहरहाल ये तो सुप्रीम कोर्ट अब तय कर देगी कि उसमें बुनियादी जो कानून है इंसानी हकूक़ के, उससे वो कितना मुतहदिम है नहीं है, वो पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को चूँकि इलेक्शन जल्दी चाहिए, उनका ख्याल है कि वो बहुत मकबूल हैं और इसमें कोई शक भी नहीं मकबूल हैं, उनकी मकबूल आम पार्टी है। PMLN तो साइलेंट मोड पे थी, PMLN तो अब दोबारा शुरू हुई हुकूमत में आके तो और ज़्यादा वो रुसवा हुए। लेकिन मरीम नवाज़ के आने के बाद वो अपनी पार्टी की तंजीम साजी में जिस तरह बिजी हैं, तो वो तो पॉलिटिकल बयानिया तो उनके मुकाबले में अब आएगा। लेकिन अब जो वो नए सिरे से शुरू हो रहे हैं, नए खुतबात का जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो है अदलिया, कि अब फिर जो अदलिया जिसके चीफ जस्टिस से लेके उन जजों के चेहरों पे लंदन में जुतियाँ मारी गई, यूरोप में मारी गई कि जी इन्होंने असम्बली कैसे बहाल कर दी, अब इनको फिर ख्याल ये है कि पाकिस्तान की अदलिया इमरान खान को इंसाफ दे सकती है। और आज का खिताब भी उनका इसी से मुताल्लिक था।
देखिए राइट सर, राना साहब पॉइंट आ गया। मैं ज़रा आगे आगे बढ़ूँगा। मैं ज़मीर हैदर साहब को, सर पॉइंट आ गया। मैं ज़रा ज़मीर हैदर साहब, आज़म चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। ज़मीर हैदर साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि इख्तियार आर्मी चीफ के पास हो और जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के पास, तो निज़ाम नहीं चल सकता। बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये बड़ी देर से उनको ख्याल आया। ये जब से वो हुकूमत से बाहर हुए हैं तो तब वो ये बात कहते हैं। पहले तो जिस तरह से अभी राना साहब ने भी कहा, हम सब जानते हैं कि वो मिसाली ताल्लुकात किस तरह साथ चलना है, किस तरह एक पेज पर होने के दावेदार थे, बातें करते थे। मैं क्या समझूं, तब गलत बोलते थे, गलत बयानी करते थे, आज गलत बयानी कर रहे हैं। तब रियलाइजेशन नहीं थी, आज रियलाइजेशन हुई है। मामला क्या है सर? अरसलान, वो मुझे जब आप ये बातें कर रहे थे और मैं राना साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, तो मुझे याद आया, इंग्लिश लिटरेचर में हम एरिस्टोटल पढ़ते थे और एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। और उसने कहा कि हर एक बड़े आदमी या हर शख्स का कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है। जिस तरह हैमलेट में हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन था, कि वो डिले करता था चीजों को, डेथ और ट्रेजेडी को ज्यादा फील करता था और चीजों को बहुत ज्यादा डिले करता था, जिसकी वजह से मतलब डिसीजन नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से सारा उसका जो अल्टीमेटली जो उसके साथ हुआ, जिस उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। तो इमरान खान साहब का जो ट्रेजिक फ्लॉ है, जो मैं भी देखता हूं, वो मुझे तो यही लगता है कि ही इज नॉट क्लियर। मतलब क्लैरिटी नहीं है उनको। वो आज चीजें बोल जाएंगे, कल उस पर फिर वापस यू टर्न ले लेंगे। और जिस तरह आपको याद है कि वो जो साइफर का बयानिया से शुरू हुआ, अल्टीमेटली उसकी टांग कहां पे टूटी? केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के ऊपर, कि जी ही वाज द ब्रेन बिहाइंड जो हमारे साथ जो रजीम चेंज का सारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सारा गेम हुई, उसमें ये मोहसिन नकवी वाज द की प्लेयर। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि कहां से बात शुरू हुई, कि वॉशिंगटन डीसी से बात शुरू होती है और फिर अल्टीमेटली एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के ऊपर आके तान टूटती है कि जनाब ये था। और बीच में फिर वो बाजवा साहब भी आए कि जी बाजवा साहब का सारा इंजीनियर्ड गेम था। तो अब बात बड़ी सिंपल सी है कि अब इमरान खान साहब को अब इन चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। ही शुड मूव ऑन, आगे की देखें, आगे की बात करें। अभी तक वही ड्रम बीट अगर कर रहे हैं, जिस तरह पीएमएलएन की गवर्नमेंट भी वही ड्रम बीट कर रही है, जिस तरह कल मरीम नवाज साहिबा ने बोला कि आप मुझसे वादा करें कि जब भी आप महंगाई का जिक्र करेंगे तो आप बताएंगे कि इमरान खान का कसूर है। बट फॉर गॉड सेक यार, 10-11 महीने हो गए, आप लोगों से अगर चीजें नहीं बेहतर हो रही तो ओनरशिप तो ले लें कम अज कम। तो इसी तरह इमरान खान साहब को भी नाउ ही शुड मूव ऑन, कि जी मतलब रजीम चेंज में ये मुलव्विस था, वो मुलव्विस था, अब मुझे एहसास हुआ कि वो नहीं था, वो है, वो नहीं है। भाई आप आगे की बात करें, आइंदा का लाहे अमल दें। आपने जब पहले 2018 में आए थे तो आपके पास 100 फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, और फिर हमने देखा कि जो आपके साथ आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स करते रहे, आपके पास पूरा एक एजेंडा था, इंटरनेशनल एजेंडा था, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एजेंडा था, 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे, पता नहीं क्या क्या था। आपने उसमें से वो कुछ डिलीवर नहीं किया। अब आप बताएं कि अब अगर आपको, जिस तरह भी राना साहब ने कहा, आमिर इलियास राना ने, कि मतलब यू आर ए पॉपुलर लीडर, आपके पास एक विजन तैयार होना चाहिए। अगर आप इलेक्शन में आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भी जाते हैं, अभी अगर लाहौर हाई कोर्ट में जिसमें आपने मिठाइयां भी बांट दी हैं, अगर वहां से एक डिसीजन आया है कि जी 90 दिन में होने चाहिए, और ये आगे भी अगर अपहेल्ड होता है इंट्रा कोर्ट में या फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, तो फिर यू शुड बी रेडी। आपको तो अब ये बताना है कि भाईजान चलें, जो भी हुआ ठीक हुआ, मतलब जैसे भी हुआ, ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ, मुझे गोलियां लग गई, मैं ठीक हो गया, मैं निकल आया हूं, सड़कों पे आ रहा हूं, मैं कैंपेन करूंगा, मेरा ये विजन है, मेरा ये मैनिफेस्टो है, इस दफा मैं इस तरह करूंगा, गलतियों से सीखा है मैंने। अगेन अगर जो अरसलान जहां से आपने बात शुरू की थी, कि बात अगर इमरान खान साहब ये मानते हैं कि जी पावर लाइज एट सम अदर पॉइंट सेंटर और प्राइम मिनिस्टर इज बेसलेस, तो फिर छोड़ें इस सिस्टम को, क्यों इसके साथ चिपके हुए हैं? अगर एक चीज आप मानते हैं, हमारी स्टैब्लिश्ड मतलब हिस्ट्री है, इसमें इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। लेकिन ठीक है, आपने आहिस्ता राइट आहिस्ता जमीर ग्रेजुअली, साहब। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी एक बयानिया बनाया और उनको बताया कि जी अब मामला डेमोक्रेसी इस तरह आगे नहीं चलेगी। हर इदारे को अपनी हदूद और कयूद में काम रहते हुए काम करना है, आइन के मुताबिक काम करना है। हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट कर रहे हैं, सर लेकिन इसको हम एक लकीर की राइट तरह जमीर साहब, फेंक नहीं पॉइंट आपका आ सकते। गया सर। मैं ज़रा राइट, तो अब यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट ही शुड मूव ऑन। अब लेकिन ज़ाहिर है, अगर वो पुराने एक नैरेटिव पे भी स्टिक करें तो एटलीस्ट ही शुड स्टिक टू दैट। वो उस एक नैरेटिव पे भी स्टिक नहीं कर रहे हैं, उसमें भी तब्दीली आती रहती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ।
आसमा चौधरी साहबा ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम कहूँगा। आजम चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर मैं आसमा की तरफ बढ़ता हूँ। आजम चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस नए जो एक नया स्टेटमेंट है अब खान साहब का, जिसमें वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इट वॉज नॉट अमेरिका, अब वो सारा का सारा मलबा अब उन्होंने सिर्फ जनरल बाजवा पर डाल दिया है। करप्शन को मसला नहीं समझते थे, वो चाहते थे करप्शन माफ़ करके हम इनके साथ मिलकर काम करें, हमने नहीं किया। इस वजह से चूँकि शहबाज शरीफ साहब के साथ गहरे ताल्लुकात थे जनरल बाजवा के, वो उन्हें ले आए और हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ। सर, योर टेक। अदनान, थैंक यू वेरी मच। एक चीज वो जहन में रखें, सियासत के अंदर बार बार नैरेटिव चेंज होते हैं, कभी भी कोई नैरेटिव हतमी नहीं होता। मैं अगर मुस्लिम लीग नून की मिसाल दूं तो आज से चंद माह पहले मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव था वोट को इज्जत दो। देखिए उन्होंने अपना नैरेटिव छोड़ा और गवर्नमेंट में आए, और उसके बाद आज देखें मुस्लिम लीग नून किस हाल में पहुंची है। खान साहब ने भी अपने कई नैरेटिव बदले। लेकिन 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 चॉइस साहब का कलामी की माजरत, उन्होंने ये तो नहीं आज कहना शुरू कर दिया ना कि वोट को इज्जत नहीं दो। जी मतलब वो उस बयानिए पे अब उतना एम्फेसाइज नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने उससे तब्दील तो नहीं कर दिया। यहाँ पर तो मैं बिल्कुल ही तब्दील ही देख रहा हूँ। मेरी अर्ज समझें, उसी नैरेटिव को, नून लीग के नैरेटिव को पीटीआई ने उठा लिया। अब वो नैरेटिव लेके आज पीटीआई आप देखें पॉपुलैरिटी का किस लेवल पर पहुंची है। उसकी वजह ये है, अगर नून अपना नैरेटिव ना छोड़ती और वो नैरेटिव पीटीआई अडॉप्ट ना करती तो आज पीटीआई कहीं आपको नजर ना आ रही होती। इसी तरह खान साहब ने इसके अलावा बार बार अपने नैरेटिव चेंज किए, कभी अमेरिका आ गया, कभी किसी और पे डाल दिया, कभी निगरानों पे डाल दिया। देखिए ये सियासत के अंदर बार बार नैरेटिव चेंज किए जाते हैं। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो इस वक्त महंगाई का रेला आईएमएफ के इस नए हमारे प्रोग्राम के बाद आया, हम उस तरफ जाने की बजाय हम मुसलसल सियासत के अंदर जो है ना उसको घुमा रहे हैं चीजों को। आप देखें कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने जब 9-10 माह पहले जब रजीम चेंज हुई है, जब वो आए हैं इक्तदार में, हमने 3.5 साल इमरान खान की पॉलिसीज के ऊपर डट के क्रिटिसाइज किया, उसको डट के उसकी जो नाकामियां उसकी नहलियां थी उसको हमने उजागर किया। बैड बैड गवर्नेंस की वजह से इमरान खान आज इस हाल को पहुंचा है। लेकिन हम आज भी मौजूदा हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है उस पर बात करने को तैयार नहीं है। हम आज भी जो असल इश्यूज हैं, जो कौम के जो असल प्रॉब्लम्स है, हम उस पर बात करने की बजाय हम नॉन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। आज देखें पाकिस्तान के अंदर आज आपको घी नहीं मिल रहा, आज आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, आज आपके पास डॉलर नहीं है, आज इकोनॉमी आपकी तबाही के धरने पर पहुंची है। आज आपको आईएमएफ बता रहा है कि पाकिस्तान में 200 गोल्फ क्लब वो हैं जिनके पैसे जो है ना वो हुकूमत के बजट से जाते हैं और अवाम भूखी मार रही है। हम अभी तक इमरान खान के उसमें फंसे हुए हैं और पीडीएम के उसमें फंसे हुए हैं। में असल असल बात यह है, इस हुकूमत की जो असल नाकामियां नहलियां हमें उसको भी उजागर करना है। इमरान खान के जो अहलियां और उसकी बैड गवर्नेंस की वजह से जो मुल्क को नुकसान पहुंचा है उस पर भी बात करनी है, हमें एक तरफा बात नहीं करनी है। मुझे इमरान खान की सियासत और चौधरी साहब ये सारी चीज़ें तो इंटरलिंक्ड हैं, यही तो बयानियाँ हैं, ये आम आदमी के सेंटिमेंट हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी महंगाई को जो एक ये बताया जा रहा है हमें कि जब से रिजीम चेंज हुई, नई हुकूमत आई तो माशी हालात अबतर हो गए। फिर लोग सवाल करते हैं रिजीम चेंज कैसे हुई, फिर उस पर इमरान खान साहब एक मौक़िफ़ देते हैं, फिर कहते हैं आज चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे अमेरिका ने निकाला, जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, कल किसी तीसरे का लेंगे, कहीं से तो हम तयन करेंगे ना कि खराबी कहाँ से पैदा हुई, तो उसकी बेहतरी और इस्लाह की बात करेंगे। मेरे भाई, जिस दिन हुकूमत तब्दील होती है ना, जिस दिन नया को बरसरे इक़्तिदार आता है ना, उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। उसके पास कोई लेम एक्सक्यूज नहीं होता कि इस वजह से बैड गवर्नेंस हो रही है, फलां की वजह से जो है ना वो पेट्रोल शॉर्ट हो रहा है, फलां की वजह से बिजली महंगी हो रही है। कोई लेम एक्सक्यूज नहीं माना जाता। उस दिन से वो जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी पे बात करें वो लोग। और इमरान खान की जहां तक नाअहलियां कोताहियां उस पे हम लोग मौजूद हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। हुकूमत कम से कम अपना काम तो करे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है सर, पॉइंट वेल टेकन। मैं आसमा की जानिब बढ़ूंगा। आसमा साहिबा, कैसे देखती हैं आप इसे? गो के मसाइल बड़े हैं, मैं चौधरी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और हम मुसलसल बात करते आए हैं और करते हैं और आज भी करेंगे महंगाई के तूफान पर, IMF के मामलात पर, जो इस मौजूदा हुकूमत की नालियाँ हैं। लेकिन अगर एक बिल्कुल एक नई स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलती है, जो हम सुनते आ रहे थे कि खान साहब आज ये कहते हैं, वाजे कर देते हैं कि जी अमेरिका तो था ही नहीं, अमेरिका का हाथ नहीं था, चीज़ें अब सामने आ रही हैं, तो सिर्फ जनरल बाजवा का हाथ था, वो चोरों की करप्शन माफ़ करके मिलकर काम करने का कहते थे। तो डिस्कसेबल तो है। आपकी क्या राय होगी, आप कैसे देखती हैं
इस नए मौक़िफ़ को इमरान खान साहब के जो वो अब सामने लाए हैं? नहीं, मेरे ख्याल से बारहा उन्होंने इस चीज़ का देखें इज़हार तो किया। जो पहला जलसा उन्होंने लास्ट ईयर यहाँ अप्रैल में इस्लामाबाद में किया था, जब उनकी अपनी गवर्नमेंट भी थी, और उन्होंने वो साइफर लहराया भी कि अमेरिका की जानिब से कुछ साजिश की गई है। देखिए, माजी में भी इस तरह के इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं अमेरिका के हवाले से। यहाँ गो अमेरिका गो के नारे लगे, अमेरिका का दुजार है, गद्दार है के नारे लगे। इन चीज़ों को तो हम भूल नहीं सकते। अगर इमरान खान ने जो उस वक्त बयान दिया था, और वो एक साइफर था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत लिखा था। देखिए, साइफर तो था। आपकी जो DJIS पे आ रहे हैं, उन्होंने माना कि वो मदाखलत, वो साजिश नहीं थी, मदाखलत थी, और एक हकीकत तो थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई और उस पे उस चीज़ को माना गया कि एक साइफर आया जिसमें पाकिस्तान को थ्रेट किया गया, और ऐसी लैंग्वेज थी। फिर बाद में अपोजिशन के लोग ही कहते रहे, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि इस तरह के साइफर्स तो आते रहते हैं, चलते रहते हैं, बयानात भी होते हैं, थ्रेट किया जाता है। शायद इमरान खान ने इससे ज़्यादा एक्सैजरेट किया, लेकिन वो एक हकीकत थी, उसको सबने माना। और अगर तहकीकात हो जाती, वक्त पे हो जाती, तो ये फिर आज चाहे मुगैया ना होती। देखिए, अगर वो उस वक्त उन्होंने जो बात की उस तनाजुर में ठीक थी, वहाँ से अगर साजिश हुई या मुदाखलत हुई, जो भी हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमने जो रिजीम चेंज देखा, वो तो सबके सामने है। यही मरियम नवाज थी, यही शाहिद खाकान अब्बासी थे। जब इनसे सवाल होता था, आप इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तरीके अदम एतमाद क्यों नहीं करते? आप वो क्लिप निकाल के चलाएं जिसमें वो कहते थे कि वो किसी की मदाखलत के बगैर नहीं हो सकती, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने अपनी इस चीज़ को शायद फिर डिनाई किया होगा कि जिस तरह हमने देखा सिंध हाउस में बाजार लगे, लोगों को खरीदा गया, लोगों को लाया गया, आपके कैमरे टीवी के सब गए वहाँ पे, तो वहाँ लोग सिंध हाउस में क्यों बैठे थे? अभी पंजाब में कुछ होता रहा, जो यहाँ 2-3 बार जो गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की, जरदारी साहब पंजाब में आके बैठ जाते, मरकज में वो सिंध हाउस में आके बैठ जाते, तो खुल्लम खुल्ला कहा जाता था वो आ गए और अब देखिएगा कैसी चीजें चेंज होंगी। फिर जो जनरल बाजवा का इंटरव्यू है, जावेद चौधरी को उन्होंने दिया, और वो काफी किस्सों में वो शाया होता रहा, और उसमें वो उन्होंने कहा कि हम अगर इनको ना भेजते घर तो मुल्क खराब हो जाता। ये एक फर्द वाहिद की राय, देखिए, एक जनरल बाजवा की राय, इस पे पूरी आर्मी की राय नहीं आई, इस पे कोई ISPR का मौक़िफ़ नहीं सामने आया कि ये बाकी ये फौज की राय थी, ये सिर्फ जनरल बाजवा की राय थी। खैर, उसको बाद में जावेद चौधरी डिनाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे सुनने में गलती हुई और उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। देखिए, लोग समझदार हैं। जो कुछ होता रहा यहाँ पे, ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, किस तरह से पपेट्स लाए गए, पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत किए गए, अभी हम सब चीज़ों को गिनवा रहे हैं। इमरान खान की नाअहलियत को अभी आप छोड़ दें, 9 महीने हो गए, इन्होंने 9 महीने में क्या कारनामा सरअंजाम दिया? बजाय इकोनॉमी को आप $1.5 बिलियन के आप रिजर्व पे ले आए। जो बंदा अगर $22 मिलियन से रिजर्व थे, या उसके बाद $18 मिलियन पे वो छोड़ कर गए, तो बिलियन पे, तो अब पाकिस्तान के 1.5 बिलियन के रिजर्व रह चुके हैं। तो वो क्या हुआ? आपके रिजर्व कहाँ गए? इसहाक डार साहब कहते थे IMF से मुज़ाकरात करने, तो माई फुट आई डैम केयर, तो उसी IMF के साथ अब आप उसकी नाक भी रगड़ें। सिर्फ 1.5 अरब डॉलर के लिए आप जो मुआहिदा हमारा वहाँ से हो रहा है IMF के साथ, और उसमें आपने जो सख्त शराइत को माना जा रहा है, IMF आपको बता रही है कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, और इन चीज़ों को आप कंट्रोल करें, PSDP आप अपना कम करें, और ये जो लोगों को अब यहाँ पे गोल्फ क्लब खुलें, ये किसके खाते में चल रहे हैं? सिर्फ 5,000 मुझे आसमा साहिबा ये बताइएगा, आपका पूरा पॉइंट आ गया मेरे सामने। मुझे ये बताइएगा कि यानी कि जो अब इमरान खान साहब का ये हालिया इंटरव्यू है, आप नहीं समझती कि इसमें उन्होंने कोई यूटर्न लिया है या कोई तब्दीली की है? वो यही मैं अभी तक जो आपकी गुफ्तगू समझाऊं कि वो पहले दिन से यही नैरेटिव लेके चल रहे थे, और यही उन्होंने इस इंटरव्यू में भी बयान किया है। यानी कि उनका ये कह देना कि चीज़ें वाजे हो रही हैं और सामने आ रहा है अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, दिस इज़ नथिंग न्यू, मैं ये समझ पा रहा हूँ। एम आई करेक्ट? जी, वो तो अब देखिए, हम उसको हर तरह से अब चीज़ों को एलैबोरेट कर सकते हैं। अब अगर वो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका को कोई हाथ नहीं था, लेकिन जो साइफर आया था, मेरी बात ये कि पॉइंट ये कि आप उसकी तहकीकात कर देते। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास 9 महीने से वो साइफर 10 महीने हो गए वो पड़ा है, तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो 2 मीटिंग हुई थी, उसके एलामिये जारी हुए, तो उसमें फिर क्यों माना गया था कि साइफर आया है और कुछ बात हुई? और DJIS ने फिर क्यों कहा था? वो मुदाखलत नहीं थी, वो साजिश थी। देखिए, अल्फाज का हेर फेर इधर से उधर कर दे तो फिर चीजें क्या बनती? ठीक है, हो सकता है उन्होंने अमेरिका के साथ, अगर वो अभी अपनी गवर्नमेंट देखना चाह रहे हैं, तो अच्छी टर्म्स की बुनियाद पर उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो कहानी वहां से चली, उसके बाद रिजीम चेंज हुआ, जनरल बाजवा उसके मरकजी किरदार थे, और उसके बाद जो चीजें जिस तरह हुई वो आप सबके सामने है। देखिए, अगर इमरान खान की नाअहलियत थी
तो 85-87 रुकनी तो आपने कैबिनेट बना ली। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है। इतनी बड़ी भानमती का कुंभा आपने मुल्क में मुसल्लत कर दिया, क्या लोगों को नजर नहीं आता? IMF आपको बता रहा है जी $1.5 अरब के आपके हज और उम्रे और जो ज़ियारतें आप करते हैं सरकारी खर्च पे, वो भी आपके खजाने में जा रहे हैं। ये आपको IMF बता रहा है। तो देखिए ये चीजें भी ये भी अवाम के सामने लाएं कि हमारे पैसों पे हज उम्रे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ज़ियारतें दुरुस्त। की जाती हैं। पाकिस्तान की आवाम का पैसा किस तरह बेदर्दी से बहाया जाता है कि अभी इतना पाकिस्तान दिवालिया होने लगा है। 10 रुकनी कैबिनेट भी इस वक्त मुल्क में बहुत है। जितने वुज़रा हैं, मुशीर हैं, उनके जो प्रोटोकॉल इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान के आवाम की जेब का पैसा है। तो भाई आप लोगों ने पाकिस्तान को इस वक्त समझ क्या रखा है? तो बात है कि अगर इमरान खान के बयानात को हम क्वेश्चन राइट करते हैं, आसमा, ठीक पॉइंट है, आ गया आपका। उन्होंने यू मैं टर्न ज़रा ले लिया। आगे बढ़ना चाहूँगा। पॉइंट वेल टेकन आसमा जी। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। आमिर इलियास राना साहब, दो चीज़ें जानना चाहूँगा मैं। मुझे एक तो ये बताएं, इमरान खान साहब, ये तो एक हिस्सा था हमने जो बड़ा तफसील से डिस्कस किया, आप चारों मौजूद मेहमानों ने उस पर अपनी राय दी, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो खान साहब ने कही है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं दोनों पे ही कमेंट ले लेता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि नई अस्करी क़यादत में तासुर है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। इस बात की कोई खबर है आपके पास, या कोई मुस्बत इशारे खान साहब को अब दोबारा वहाँ से मिलना शुरू हुए हैं? ये वजह है कि वो ये बात कर रहे हैं, या वैसे ही वो शायद ये बात कर रहे हैं? दूसरा, वो इलेक्शन का मुतालबा भी करते हैं और वो ये भी अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता, सिर्फ इंतखाबात करा सकता है। तो फिर ऐसे इंतखाबात का क्या करना है जिस पर एतमाद ही नहीं होगा, या जिसके नताइज कोई नहीं तस्लीम किया जाएगा, या जिनको शफाफ ही नहीं करार दिया जाएगा? फिर तो और मसाइल होंगे इंतखाबात के बाद, ना कि मसाइल हल होंगे। देखें, ये जो हमारे सारे साथियों ने बातचीत की, मैंने सारे पॉइंट्स देखे भी, अगर हम उसको ना सिर्फ 11 महीने पे करें, देखें तो ये सारी बातें दुरुस्त है। आसमा चौधरी साहब ने जो कही, आसमा साहब ने जो कही, और ज़मीर साहब ने जो, ठीक है ना, महंगाई सिर्फ इसी गवर्नमेंट की है और रिजर्व इसी गवर्नमेंट ने ये सत्यानाश किया है। इनका कसूर ये है, इनको तरफ पड़ेंगे, इन्होंने हुकूमत जब ली तो फौरन इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं गए? इन्होंने रियासत बचाने का ठेका क्यों लिया? ज़ीरो खार हो रहे हैं, तो एक वज़ीर ख़जाना चला गया है, दूसरा आ गया, और वो दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल जाहिर है, इससे बंदा इनकार नहीं कर सकता कि भाई दोनों की, हालांकि सिर्फ मिफ्ता की 20 दिन पहले वज़ारत ख़जाना गई, उसको एक गिफ्ट ही मिला था ना। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा गिफ्ट, उनके भाई साहब ने जाके इमरान खान को रिलीजन की सूरत निकाला भी फराहम किया था। बड़े सेठ हर तरफ खेल रहे होते हैं, ये किसी के नहीं होते, इनका अपना मुफाद होता है। क्योंकि कोरोना के दरमियान में आया था ना मिफ्ता इस्माइल का कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इनकी कंपनियों ने बनाया था, किसी और ने नहीं बनाया था। तो सेठ तो जब कोई पता लगे ना किसी के कोई दिल का दौरा हुआ है, खुदा ना खास्ता ये कोई तकलीफ़ हुई है, तो आप चेक करें उसको नफ़े में नुकसान हुआ है, वरना वो रोता पीटता भी नहीं है। ये हमारे मुल्क के सारे सेठ, हर तरफ के सेठ एक ही जैसे हैं, क्योंकि इन सब के पेट एक जैसे हैं, इनके डॉलर एक जैसे हैं, ये एक्सपोर्ट माफिया एक है। ये जितना डॉलर कमाते हैं पाकिस्तान कोई वापस नहीं आता। ये यहाँ पे प्रेशर डालते हैं और कि रुपए की डिवैल्यूएशन होनी चाहिए ताकि हमें एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा होगा और हम पाकिस्तान के लिए पता नहीं कितने डॉलर लाएंगे, और कोई वो डॉलर यहाँ पे आज तक आया नहीं। अगर हम महंगाई पे करें बात कि जी इनके रिज़र्व उस वक्त $10 मिलियन थे, ये जहन में रख लें, कोई 16-18 बिलियन डॉलर नहीं थे। 9 अप्रैल को चेक कर लें जाके उसे। और जो किस्त कर्ज़े इमरान खान साहब ने 4.25 साल में लिए और 9.5 साल केपी में हुकूमत की, जहाँ 70 अरब से 970 अरब रुपए का कर्जा 9.5 साल में चढ़ा उनके केपी के दौर में, और पाकिस्तान की तारीख का बेमिसाल कर्जा उन्होंने लिया। कर्जे लिए जाते हैं और फिर हुकूमतें आने वाली पे करती हैं। मुझे ये बता दें कि कौन सा बड़ा ख़र्चा ये जो यहाँ पे अब माइनस मतलब $3 बिलियन से कुछ कम हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं रिज़र्व, उसमें वो कौन से अल्ले तल्लों पे पैसे खर्च हुए? कैबिनेट पे हर बंदा जुतियाँ मारेगा, बिल्कुल कहेगा, आपसे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों में कहेंगे। उनके प्रेशर में ही 20-25 लोगों ने कहा कि हम मरात नहीं लेंगे, लेकिन वज़ीर होता है, दर्जा जिसका वजारत का आ जाए। काबीना बिल्कुल ज़ाहिर है 34 रुकनी है, बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एडवाइज़र और ये जो स्पेशल असिस्टेंट हैं ये दर्जा वज़ीरों का रखते हैं, और ज़ाहिर है कि फिर मरात में तो सारे मौजूद होते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वजाहत की, उनका पहला भी ट्रैक रिकॉर्ड है पंजाब में, जब वो रहे मुसलसल अब 10 साल भी, तो उनका कोई भी दौरा, उनका ख़र्चा अपनी जेब से हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बताएंगे ज़रा, डिवोर्स का ख़र्चा इमरान खान साहब के दोस्तों ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि उनके एक दोस्त ने बर्दाश्त किया है। क्या वज़ीर आज़म किसी की जेब पे जाता है? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वो बहुत अच्छा रवैया था।
मतलब ये कि जब कहा जाता है कि आप यार दोस्तों को नवाजते हैं तो बदले में फ़ायदा उठाने के लिए यार दोस्ती होते हैं ना। अगर एक साहब केपी से के तमाम हॉस्पिटल्स को अमेरिका से बैठ के करते हैं, अभी उनकी बेगम साहिबा की आई है 8 लाख रुपए पे, वो वर्चुअली HEC में एडवाइज़र थी, उन्होंने अब रिज़ाइन किया है, 8 लाख रुपए महीने पे वो थी। ये जो नवाजना होता है इस किसको कहते हैं? मतलब अगर पिछले गलत थे, वो गलत कर रहे थे तो ये ठीक कर रहे थे, इसको कह दें कि हम वो गलत कर रहे थे। दो नुक्ते उठाए थे। मैं अब आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ना थोड़ी सी होनी चाहिए ना कि जब हम किसी को मलाइन करें तो हमें दोनों तरफ की चीज़ें देखनी चाहिए कि कैसे हो रहा है। इलेक्शन कमीशन, मुझे बताएं, जब ये पूरे 4.25 साल वो सरतापा एहतसाब होता रहा, PTI पूरी रितबुल लिसान नहीं थी कि जी ये तो आपका लगाया हुआ चेयरमैन नैब है, आपको अब पकड़ रहा है, तो ये आपने चुना था, खुर्शीद शाह और शाहिद खकान अब्बासी ने, जरदारी और नवाज शरीफ ने। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये इमरान खान साहब का लगाया हुआ है। अभी भी वो जो खिताब करके कौम से गए हैं और आज वो जो सब चीज़ें चली गई हैं वो सब जनरल बाजवा की होगी, मान लें जी, क्योंकि जनरल बाजवा तो बहुत सच्चे आदमी हैं, वो तो इस हुकूमत को उंगलियां पकड़ के चलाते रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद माना कि हमें तो इंटेलिजेंस के इदारों से जाके कानून बनाना पड़ता था। भाई आप जब हुकूमत ले रहे थे उससे पहले आप कह रहे थे मैं कभी वो काबीना नहीं बनाऊंगा, अपनी हुकूमत नहीं बनाऊंगा जो इत्तेहादियों पर मुश्तमिल होगी। मुझे अगर आर्मी चीफ इस तरह करे जिस तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ, मैं कान पकड़ के उसको बाहर निकाल दूंगा। भाई 4.25 साल आप चुप रहे और जाते जाते हुए भी आप, उन्होंने कहा ना कि बंद कमरों में बैठ के आप ऑफर कर रहे थे एक्सटेंशन की, उसके बाद भी जब आपने एक इंटरव्यू दिया और पहली दफ़ा बात की कि जी हमें इलेक्शन दे दें, हम आपको 6 महीने 8 महीने के लिए एक अरेंजमेंट हो सकता है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन पे चले जाएंगे, बगैर कहे सारी बात कही उस इंटरव्यू में, फिर अगले दिन मुकरे क्योंकि वो उनके गले पड़ गया था। यहाँ सब बंदे अपने मफाद की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के आम आदमी का मसला किसी का मसला नहीं है। महंगाई में मैंने आपको सारी वजाहत कर दी कि अगर आप कहें कि IMF पिछले साल आज के दिन, मैं आज सुबह इत्तफाक से देख रहा था फेसबुक पे, तो वो आया हुआ था कि इतने रुपए पर IMF के जो मुआहदा हुआ था, बिजली की कीमत, बेसिक कीमत बढ़ा दी गई, जो अब फिर बढ़ेगी। वो मुआहदा आपने शुरू किया, आपने ओके किया और उसके अंदर आपने स्टेट बैंक भी गिरवी रख दिया और सारी चीज़ें जो शराइत आज जिस पे कह रहे हैं, आसमा साहिबा ने अभी कहा कि जी इतना गंदा मुआहदा, भाई वो मुआहदा पाकिस्तान ने किया था, इमरान खान के दौर में शौकत तरीन ने साइन किया था, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था। वो कहते हैं कि चाहे हुकूमतें बदल जाएं, हमसे मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया था, पहले वादे पूरे करो। ये जो घुटने रगड़ने और नाक रगड़ने की बात है, ये उस कमज़ोरी में किया और जब हुकूमत जाती देखी तो उससे मुकर गए, भाग गए और 10 रुपये पेट्रोल और डीजल की वो भी ख़त्म कर दी और आइंदा के लिए फ्रीज़ कर दी। वो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ जो आज तक हमारे से संभलने में नहीं आ रहा। आप किस तरह कहते हैं आपको फेयर इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन जिसको आप दिन रात गालियाँ देते हैं, आप ज़िमनी जीतते हैं तो फिर भी कहते हैं ये लोगों ने वोट दिया, इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं था। ये गलत बात है, आपने खुद लगाया, आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। पॉइंट आ गया सर, आगे बढ़ूंगा। आज भी आपको शहबाज शरीफ से बात करनी होगी, फिर ही आपको कोई इंतखाबी इस्लाहत मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। वो तो सर उन्होंने उस टाइम नहीं बात की, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जनरल बाजवा चाहते थे कि हम चोरों के साथ करप्शन माफ़ करके मिलके काम करें, हमने नहीं किया। कोई एक केस बताए ना करप्शन में, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ किसको पकड़ा है करप्शन में, किसको सजा दिलवाई इन्होंने? सर वो तो फिर सवाल बहुत सारे हैं, जवाब शायद उतने ना, वही ना कि अरेस्ट और अरेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़वीर हैदर साहब, ये नई अस्करी क़यादत की तरफ से जो तासुर इमरान खान साहब ने जिसका जिक्र किया है कि रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है, ये पल्स कहाँ से ले रहे हैं खान साहब? कोई इत्तला है आपके पास, कोई अंदर की खबर है आपके पास, या ये वो वैसे ही एक मिस कॉल दे रहे हैं इस वक्त नई अस्करी क़यादत को कि शायद कोई रिस्पॉन्स मिले? इसमें कोई इतनी कोई बड़ी खबर वाली बात नहीं है। बात ये है कि रजीम ऑपरेशन, रजीम चेंज को नाकाम नहीं कह रहे। मतलब हाँ, पावर कॉरिडोर्स में, पावर कॉरिडोर्स दैट बी, आई होप यू अंडरस्टैंड, वहां पे ये एक फीलिंग है कि मौजूदा जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है वो शायद डिलीवर नहीं कर पा रही और आइंदा भी अभी उनको लग ऐसा रहा है कि ये शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो वो एक नाकाम होना मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये अब एक ग्रोइंग फीलिंग है द पावर्स दैट बी के अंदर के जनाब ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, इनसे चीजें संभाली नहीं जा रही और एट द सेम पॉइंट
उनसे खान भी नहीं संभाला जा रहा। तो दो चीजें जो है इस वक्त है कि वफाक से इस वक्त मुल्क नहीं संभाला जा रहा, वफाकी हुकूमत से, और उनसे खान नहीं संभाला जा रहा। तो वो एक ये चीज है। दूसरी, आमिर इलियास राणा साहब ने जो बात की ना, वो मैंने जब शुरू में ही बात की थी, मैंने ये कहा था कि 2018 के इंतखाबात से पहले हमने बहुत बड़े बड़े दावे सुने थे, एंड इमरान खान साहब फेल्ड टू डिलीवर ऑन दैट। जहां पे वो ये बात करते थे कि जी आर्मी की उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कहती थी कि जी लेट द कोर्ट्स टेक देयर कोर्स, ये जितना मामलात हैं अदालतों में चल रहे हैं करप्शन के केसेस, आप उस पर तवज्जो ना दें, आप गवर्नेंस की तरफ आए। आपने पंजाब को इस वक्त एक ऐसे बंदे के हाथ में छोड़ा हुआ है जो कि डिलीवर नहीं कर सकता। बुज़दार के ऊपर पहले 6 महीने बाद ही सवालिया निशान उठ गए थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। बात यह है कि वो जो बात उस वक्त करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि अपने कहते हैं इनके साथ बैठ जाएं, इनके साथ बैठ के बात करें, इनके ऑपोजिशन के साथ। वो कहते थे कि जनाब अदालतों में मामला चल रहे हैं, आपने एफआईए के केसेस जोड़ रहे हैं। अब कहाँ है वो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो इतना बड़ा हमें बताते थे कि जी 16 अरब डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इतनी, मतलब जिसको ओपन एंड शट केस कहते थे सब लोग, क्यों नहीं परसू कर रहे? इमरान खान साहब आज जो अपना जो बातें कर रहे हैं, तो अदालतों में तो इमरान खान साहब ने जाना है ना। अगर अभी आसमा कह रही थी कि साइफर के ऊपर क्यों नहीं लेते, उस पर क्यों नहीं तहकीकात होती, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं पुश कर रहे उसको कि जाए ना अदालतों में कि जी नहीं, ये मैंने तो उस वक्त भी कहा था, अभी तक मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, आज उससे वापस क्यों हो रहे हैं? तो चीजें जो है ना, अब मैं इसलिए क्या कह रहा था कि मौजूदा हुकूमत से मामला नहीं संभाले जा रहे। अब ये अगर इल्जाम लगाते हैं खान साहब के ऊपर तो वो भी गलत है, और इमरान खान साहब अगर उससे पहले इन पर इल्जाम लगाते रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी यहाँ पे कोई अच्छे हालात नहीं छोड़ के गए थे, मैं मानता हूँ इस बात पर। लेकिन अब बात सिर्फ ये है कि आज एज वी स्पीक अरसलान, इस वक्त लोग परेशान हैं, मतलब इसका हल क्या है? आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या देखा जा रहा है? आपके जो है प्रोफेसर साहब एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं खजाना खाली, हम आईएमएफ के रहमो करम पर, तो और मामला जो है अगले 2-3 साल में संभाले जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं। शब्बर जैदी कह चुके हैं कि हम आप टेक्निकल डिफॉल्ट, मेरे प्रोग्राम में कैसर अहमद शेख साहब से मैंने दोबारा 2 दफा पूछा, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हम टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुके। मैंने उनसे दोबारा इंसिस्ट करके पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2021 में कहा था उन्होंने, चुका हुआ है? शब्बर जैदी ने ये बात, जी शब्बर जैदी साहब राणा साहब कह रहे हैं 2021 में शब्बर जैदी साहब ने ये बात कही थी। 2021, हाँ एग्जैक्टली 2021 में भी उन्होंने यही कहा था। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर 2021 में वो कह चुके हुए थे कि हम टेक्निकल डिफॉल्ट करने की तरफ चल पड़े हुए हैं और तकरीबन होने जा रहा है। तो मैं तो आज की, मैं कल कर चुके हैं, और उसके बाद उन्हें वजाहतें देनी पड़ गई थी, अपनी वीडियो को ही झूठा करार दिया था। अब नहीं, कैसर अहमद शेख की मैं तो अभी की परसों तरसों की बात बता रहा हूँ ना, वो तो बिल्कुल आमिर इलियास राणा साहब, मैंने तो इसमें कोई दो राय रखी नहीं है। बात ये है कि गलत जो है वो गलत है, सही सही है। अब देखना यह है कि आम इंतखाबात, अब कहा यह जाता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के होते हुए मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब ये एक आप समझ लें कि पॉपुलर क्लीशे बन चुका हुआ है, एक पॉपुलर मतलब एक आवाज बन चुकी हुई है, एक नारा बन चुका हुआ है। उसके लिए फिर हम क्या, अगर हम मानते हैं कि वो है ऐसे ही है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तो व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट? इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि जी मैं, बज़ाहिर तो सर कोई सूरत नजर नहीं आ रही ना हमें सियासी इस्तेहकाम की भी, और वो फिर जब खान साहब खुद ये स्टेटमेंट दे देते हैं इलेक्शंस को लेकर, तो मैं जरा आगे बढ़ूंगा जमीर साहब। शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात हो जाएंगे जैसे भी होते हैं, इंतखाबात होते हैं, फिल्टर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंतखाबात इज वन थिंग जो कि फिल्टर करता जमीर साहब आगे बढ़ना चाहूंगा जरा, मेरे पास वक्त महदूद है, आगे बढ़ना चाहूंगा। आजम चौधरी साहब, इंतखाबात ज़रूरी हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो इस्तेहकाम तो आएगा डेफिनेटली इलेक्शंस के बाद, जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी और एक लंबे अरसे के लिए मौजूद होगी। पर जब आप इलेक्शन होने से पहले ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, ये शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकता, तो फिर तो वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि जब अगर इलेक्शन के जो नताइज आएंगे उन पर भी उंगलियां उठेंगी। और मान लीजिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप जनरल इलेक्शंस की मुल्क में करने के बाद भी अगर एक या दो बड़े स्टेक होल्डर्स उसको नहीं मानते, उसके नताइज को नहीं मानते, तो इस्तेहकाम तो आप फिर भी नहीं ला सकेंगे। असलान हमारा अलमिया पाकिस्तान में आज तक हमने इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया, कभी भी किसी भी पार्टी ने उस तरह तस्लीम नहीं किया जिस तरह किया जाना था। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल का हल इलेक्शन है,
सियासी इस्तेहकाम है, उसके बाद आपका मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक़्त आधा मुल्क वो मफलूज हालत में है, उसमें निगरान सेटअप बैठे हैं, जो सिर्फ़ इंतज़ामी मामला देख सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपके रुक चुके हैं, बहुत सारा निज़ाम ज़िंदगी रुका हुआ है। आधा मुल्क वो इस वक़्त उनकी तरफ देख रहा है। लेकिन इस वक़्त अगर आप इंतखाबात में नहीं जाते, आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता तलाश करते हैं जो आइन से बाला हो, एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ये भी हकीकत है कि अगर आप आज सूबाई असम्बलियों के अलहदा इंतखाबात करवाएँगे और कल को 2 सूबाई असम्बली और वफाक के अलहदा इंतखाबात करवाएँगे, ये भी पाकिस्तान में एक नए बहरान को जन्म देगा, क्योंकि हमेशा के लिए फिर आपको उन्हीं पैटर्न पे जाना पड़ेगा, इंतखाबात के उसी टाइम पे जाना पड़ेगा। ये एक बड़ा गंभीर मसला बन चुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पीडीएम को, पीटीआई को और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन तमाम को इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में चाहे 2-4 माह आगे से आप थोड़ा आगे ले आएँ इलेक्शन, इधर पीटीआई को थोड़ा-सा आप कहेंगे इनको समझाएँ, आप मई-जून में जाके इंतखाबात करवाएँ, ताकि एक सियासी इस्तेहकाम आए, हमारी मईशत सँभले, हमारा मुल्क आगे चले। क्योंकि इस वक़्त जो हमारे रिज़र्व की सूरत-ए-हाल है, हम उसको अफ़ोर्ड नहीं करते। आईएमएफ जिन-जिन हमारी खराबियों की निशानदेही कर रहा है, वो 101% दुरुस्त है उनकी बात, लेकिन वो हमारे लिए शर्म का बायस भी है कि ये वो खराबियाँ थी, जो बजाए बैरूनी कोई ताकत या बैरूनी कोई एजेंसी हमें उसकी उनकी निशानदेही करती है और हमें कहे उनको ख़त्म करें, हम जो है ना खुद उनको ठीक करते। लेकिन आज वो हमें बता रहे हैं कि आपके अंदर ये खराबियाँ हैं, जिसकी वजह से आपका मुल्क इस हाल को पहुँचा हुआ है। देखें, जब रजीम चेंज होने जा रही थी, इमरान खान की हालत बहुत पतली थी। उस वक़्त पीटीआई बिल्कुल दीवार के साथ लग चुकी थी। हम समझते थे कि अब पीटीआई का कोई टिकट लेने के लिए नहीं आएगा। लेकिन वो रजीम चेंज के बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, देखिए इस वक़्त लोग इमरान खान के हामी नहीं है इतने, जितने नज़र आ रहे हैं। लोग असल में पीडीएम की जो परफॉर्मेंस है उससे तंग हैं। उस कारकर्दगी से तंग होके लोग बोल रहे हैं, जहाँ जिनको अज़्यूम किया जा रहा है कि शायद वो इमरान खान के हामी हैं। आप इंतखाबात में जब तक नहीं जाएँगे, देखिए आप हो सकता है कि इंतखाबात में जाके पीडीएम जो इस वक़्त अज़्यूम कर रही है कि उनकी हालत पतली है, शायद उनको ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना ना करना पड़े। एक पॉपुलैरिटी जो इमरान की नज़र आ रही है, लेकिन उसका असल तो इल्म तब चलेगा ना, जब मैदान में उतरेंगे सारे लोग। देखिए, मैदान में उतरेंगे तो मुल्क जो है ना वो किसी साइड पे जाएगा और मैं समझता हूँ कि इसका पहला और आखिरी हल ये है, इमरान खान माने ना माने, कोई और पार्टी माने ना माने, लेकिन मुल्क के लिए ज़रूरी है कि आप इंतखाबात में जाएँ। आसमा से क्विकली जानना चाहूँगा, आसमा आपकी क्या राय होगी? क्या सिर्फ ऐसे ही इंतखाबात में चले जाना मुल्क में इस्तेहकाम ले आएगा, या पहले अभी हाल ही में एपीसी की बात हुई थी, या तमाम स्टेक होल्डर्स कम से कम बैठें, इमरान खान साहब भी बैठे, कुछ चीज़ें तय हो जाएं वंस एंड फॉर ऑल, और उसके बाद इंतखाबात में जाएं, तो तब हम इस्तेहकाम ला सकते हैं? नहीं, देखिए, तय होने की क्या बात है। इलेक्शन अगर आपके जब ड्यू है, ड्यू प्रोसेस है, आपने उसके मुताबिक चलना है। अगर आप असम्बलीज की मुद्दत खत्म हो चुकी है, तो एक आपका आइन और कानून कहता है कि 3 महीने 90 दिन के अंदर अंदर आप उसको इलेक्शन करा दें। और इलेक्शन कराने में ऐसा क्या मजायका है? देखिए, यही पीडीएम वाले थे, 4 साल वो पीटते रहे इमरान खान के दौर में जी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। अभी बैठ के इन्होंने क्या तय करना है कि जी सिंध तुम ले लो, पंजाब तुम ले लो, मरकज में हमारा हिस्सा होगा, इधर तुम्हारा हिस्सा होगा। कौन से इंतखाबी इस्लाहात हैं? गवर्नमेंट में ये लोग होते हैं तो उस वक्त कोई इस्लाहात ये नहीं करते। तो जब अपोजिशन में आ गए या अब हुकूमतें जाने का टाइम आ गया, तो अब इंतखाबी इस्लाहात के नाम पे 6 महीने साल और इकट्ठा कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास अपना पैसा मौजूद होता है, उनके फंड मौजूद होते हैं कि मुल्क में किसी भी टाइम आपको इलेक्शन कराने पड़ जाएं, तो इतने फंड्स आपके पास होते हैं कि जिससे आपका इलेक्शन करवाया जा सके। अब देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ ये टोला अगर सिंसियर होता, तो 2 असम्बलीज अगर डिसॉल्व हो चुकी हैं और इस असेंबली की मुद्दत भी अब 6 महीने 5 महीने अगर रह गई है, तो अभी इलेक्शन अनाउंस करने में क्या हर्ज है? आपके दोस्त ममालिक भी आपको कर्ज देने को तैयार नहीं है, आईएमएफ भी आपको मशरूत कर देता है कि उसके बाद आपके दोस्त ममालिक कहते हैं वहां से आपको क्लियरेंस मिलेगी, और अगर नई जो गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी, तो उसके साथ वो मुज़ाकरात को आगे ले जाएंगे। तो देखिए, ये सारी चीजें हैं। आप इलेक्शन अनाउंस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान अगर मेजोरिटी मिलती है तो वो आ जाएंगे। अगर दूसरे जो पार्टीज हैं वो इतनी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है या अवाम में वो इतने मकबूल हैं, तो वो फिर जाहिर बात है वो भी
इस हुकूमतों का हिस्सा बना लेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन अगर इस चीज को डिले कर दिया गया कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता और इलेक्शन हम नहीं करा सकते, जी हालात खराब हैं, आप डिफॉल्ट कर रहे हैं और अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, मेरे ख्याल से जितना इलेक्शंस को डिले किया गया पाकिस्तान के हालात मजीद खराब से खराब तर होते जाएंगे। नई गवर्नमेंट आए, खराब से जिसको खराब आवाम तर को होते फ्रेश जाएंगे। मैंडेट बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। आज के प्रोग्राम से इतने हैं। सलाम खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के